Welcome to Physics Inside Out. फिजिक्स इनसाइड आउट लाया आपके लिए एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द लॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग यूजिंग सोनोमीटर। इस एक्सपेरिमेंट में हम तीन लॉज को वेरीफाई करेंगे, जिनमें फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ लेंथ, सेकंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ टेंशन, और थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ मैस। एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट, इसके बाद कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑपरेटर्स, ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस और फाइनली रिजल्ट। तो लीजिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट। सोनोमीटर एक साइंटिफिक डिवाइस है जो कि स्ट्रेच स्ट्रिंग की वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी, लेंथ और टेंशन के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है। सोनोमीटर एक हॉलो वुडन बॉक्स पर मुश्तमिल होता है, जिस पर एक मेटालिक वायर स्ट्रेच्ड होती है। वायर का एक एंड फिक्स्ड होता है, जबकि दूसरे एंड को एक मूवेबल पुली से गुजार कर मैसेज के साथ अटैच किया जाता है, जिनकी मदद से टेंशन इन द वायर को चेंज किया जा सकता है। वायर के दरमियान दो एडजस्टेबल वेजेस होते हैं, जिनकी मदद से लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग सेगमेंट को चेंज किया जा सकता है। जब सोनोमीटर की वायर को एक ट्यूनिंग फॉर्क की मदद से वाइब्रेट कराया जाता है तो स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। जब वायर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है तो रेजोनेंस क्रिएट होती है और वायर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है। वायर में टेंशन, लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग सेगमेंट और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम साउंड वेव्स के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं और लॉज ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग को वेरीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ को हम वेरीफाई करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ लेंथ। लॉ ऑफ लेंथ क्या है, सबसे पहले हम इसके रिलेशन को डिस्कस करते हैं और फिर इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेटिंग सेगमेंट ऑफ ए वायर इज गिवन बाय F इक्वल टू 1/2L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ T/M। इसी इक्वेशन में अगर हम दोनों तरफ L से मल्टीप्लाई कर दें तो लेफ्ट साइड पे होगा F मल्टीप्लाइड बाई L, राइट साइड से L कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ T/M। इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि अगर हम T और M को कांस्टेंट कर लें तो उस वक्त F और L का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो इसलिए लॉ ऑफ लेंथ की स्टेटमेंट क्या होगी कि F मल्टीप्लाइड बाई L इक्वल टू कांस्टेंट प्रोवाइडेड टेंशन T एंड मैस पर यूनिट लेंथ M ऑफ वायर आर फिक्स्ड। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम M, मैस पर यूनिट लेंथ और टेंशन को भी थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट फिक्स कर देंगे। हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, हर फ्रीक्वेंसी के लिए रेजोनेटिंग लेंथ फाइंड आउट करेंगे, तो F और L का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। F और L का प्रोडक्ट अगर तमाम ऑब्जर्वेशंस के लिए सेम आया, मींस कांस्टेंट हुआ, तो हम कहेंगे कि लॉ ऑफ लेंथ वेरीफाई हो गया है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है उसमें क्या क्या शामिल है, एक सोनोमीटर, 3 ट्यूनिंग फॉर्क्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, रबर पैड, 2 वेजेस ऑफ सेम साइज। वेजेस का सेम साइज का होना जरूरी है, अदरवाइज रेजोनेटिंग लेंथ सही तौर पे मेजर नहीं होगी। 1/2 किलोग्राम मैसेज विद हैंगर, वायर ऑफ सूटेबल डायामीटर एंड लेंथ, सेंसिटिव बैलेंस, मीटर रॉड या मेजरिंग टेप। एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द लॉज ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ ए स्ट्रेच स्ट्रिंग बाय यूजिंग सोनोमीटर। वेरीफाई करने के लिए ये ऑपरेटर्स हम यूज करेंगे।
ये सानोमीटर है, ये मेजरिंग टेप है, ये स्लॉटेड वेट्स हैं, ये ट्यूनिंग फॉक्स हैं, रबर पैड है, वायर, 2 वेजेस और सेंसिटिव बैलेंस। इस वुडन बॉक्स को सानोमीटर क्यों कहते हैं? इसको सानोमीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जरिए हम फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मेजर कर सकते हैं। सानोमीटर के वुडन बॉक्स में आप देख रहे हैं कि ये 2 होल्स हैं। इन होल्स का मकसद क्या है? ये होल्स इसलिए हैं कि इनके जरिए एयर इनसाइड द बॉक्स एयर आउटसाइड द बॉक्स के साथ इन कांटेक्ट रहती है। जब वायर वाइब्रेट करती है तो ये वाइब्रेशंस वुडन बॉक्स की अपर सरफेस तक पहुंचती हैं और इस तरह एयर आउटसाइड द बॉक्स भी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से एक लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है। इस एक्सपेरिमेंट में हम 3 लॉज वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट लॉ है टू वेरीफाई द लॉ ऑफ लेंथ ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग यूजिंग सानोमीटर। इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले इस वायर का हम मैस फाइंड आउट करेंगे इस सेंसिटिव बैलेंस से, और इस मेजरिंग टेप से इस वायर की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद मैस पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करेंगे। ये सेंसिटिव बैलेंस है। सबसे पहले हम इसको ऑन कर रहे हैं। फर्स्ट वायर का मैस आ रहा है 1.29 ग्राम। इसकी लेंथ थी 160 सेंटीमीटर और मैस है 1.29 ग्राम। इनको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। मैस ऑफ वायर M1 इक्वल टू 1.29 ग्राम। लेंथ ऑफ वायर L इक्वल टू 160 सेंटीमीटर। मैस पर यूनिट लेंथ M इक्वल टू M1 डिवाइडेड बाई L। यहां से M1 की वैल्यू और यहां से L की वैल्यू यूज करके स्मॉल m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। वायर का एक एंड यहाँ पे फिक्स सपोर्ट के साथ हम फिक्स कर देंगे और सेकंड एंड को इस पुली से गुजार के मैस के साथ अटैच कर देंगे। मैस को नोट करेंगे और टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करेंगे। वायर का एक एंड हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है और सेकंड एंड को इस पुली से गुजार के मैसेज के साथ अटैच कर दिया है। अब हम मैस नोट करते हैं। ये मैसेज अटैच आप देख रहे हैं। ये आप देखें तो ये 5 मैसेज हैं। हर मैस 500 ग्राम का है तो इसलिए ये टोटल मैस हो जाएगा 2500 ग्राम। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। मैस सस्पेंडेड M इक्वल टू 2500 ग्राम। टेंशन इन द स्ट्रिंग T इक्वल टू mg। M की वैल्यू है 2500 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई G है 981। अब हम इन दोनों वेजेस को इस वायर के सेंटर के करीब दोनों साइडों पे फिक्स कर रहे हैं। ये दोनों वेजेस फिक्स कर दिए हमने। यहाँ से ये 3 ट्यूनिंग फॉक्स आप देख रहे हैं। फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है 512 हर्ट्ज, सेकंड की फ्रीक्वेंसी है 480 हर्ट्ज और थर्ड की फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज। यहाँ पे ये दोनों वेजेस के दरमियान जो वायर का पोर्शन है उसके सेंटर पे हमने पेपर का एक राइडर रखा है। यहाँ से फर्स्ट रीडिंग के लिए 512 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पर इसको वर्टिकली खड़ा करेंगे और इन वेजेस की पोजीशन को चेंज करेंगे। इस तरह चेंज करेंगे ताकि ये राइडर गिर जाए। जिस लेंथ पे ये राइडर गिर जाएगा उस लेंथ को हम रेजोनेटिंग लेंथ कहते हैं और वो इस वेज के सेंटर से लेकर इस वेज के सेंटर तक होगी। लीजिए हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 512 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक कर रहे हैं।
स्ट्राइक करने के बाद रेजोनेटिंग वायर के सेंटर पे हमने इसको रखना है वर्टिकली, और वेजेस की पोजीशन को चेंज करना है। वेजेस की पोजीशन को इतना चेंज करना है ताकि ये राइडर फॉल कर जाए। आप देख रहे हैं कि अभी तक राइडर ने फॉल नहीं किया, इससे आपने परेशान नहीं होना। ये पोजीशन चेंज करते रहें, एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी कि जिस स्पेसिफिक लेंथ पे राइडर फॉल कर जाएगा। राइडर अभी तक फॉल नहीं हुआ। हम दोबारा ट्यूनिंग फार्क को जेंटली रबर पैड के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं और वही प्रोसीजर रिपीट कर रहे हैं। वेजेस की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि राइडर फॉल कर गया है। अब दोनों वेजेस के सेंटर के दरमियान जो लेंथ है उसको मेजर करते हैं। ये हमारी रेजोनेटिंग लेंथ है। इस वेज की पोजीशन है 46 सेंटीमीटर पे। सेकंड वेज की पोजीशन आप देख रहे हैं आ रही है 63.2 सेंटीमीटर। तो दोनों के दरमियान लेंथ क्या हो जाएगी, 63.2 माइनस 46, डेट इज 17.2 सेंटीमीटर। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फार्क एफ हर्ट्स में फ्रीक्वेंसी थी 512 हर्ट्स और रेजोनेटिंग लेंथ की वैल्यू आ रही थी 17.2 सेंटीमीटर। इसी ऑब्जर्वेशन को दोबारा नोट करने के लिए वेजेस के दरमियान हमने डिस्टेंस 17.2 सेंटीमीटर फिक्स किया हुआ है। तो 512 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फार्क को रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक करके हम उसी पोजीशन में दोबारा रख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो ही हमने ट्यूनिंग फार्क को वहां पे फिक्स किया है तो राइडर वहां से फ्लाई कर गया है। इसका मतलब ये है कि अब इस वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फार्क की फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। सेकंड टाइम भी रेजोनेटिंग लेंथ की वैल्यू आ रही थी 17.2 सेंटीमीटर। सेकंड रीडिंग के लिए हम 480 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला ट्यूनिंग फार्क यूज करेंगे। इस ट्यूनिंग फार्क को रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक कर रहे हैं और वही प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं जो हमने फर्स्ट रीडिंग के लिए किया था। अब वेजेस की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, इस तरह चेंज कर रहे हैं ताकि राइडर फॉल कर जाए। जब हमने वेजेस की पोजीशन को चेंज किया है तो राइडर फॉल कर गया है। यहाँ पर भी रेजोनेटिंग लेंथ नोट करते हैं। फर्स्ट वेज की पोजीशन आ रही है 45 सेंटीमीटर। सेकंड वेज की पोजीशन आ रही है 63.3 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ कितनी हो गई है, 63.3 माइनस 45, डेट इज 18.3 सेंटीमीटर। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फार्क 480 हर्ट्ज। रेजोनेटिंग लेंथ फर्स्ट टाइम आ रही थी 18.3 सेंटीमीटर। इसी ऑब्जर्वेशन को दोबारा रिपीट करते हैं। 480 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फार्क को रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक कर रहे हैं और उसी पोजीशन पे फिक्स कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि राइडर ने फॉल नहीं किया। हम स्लाइटली पोजीशन चेंज कर रहे हैं एक वेज की। जो ही हमने स्लाइटली चेंज की है तो राइडर फॉल कर गया है। अब इस रेजोनेटिंग लेंथ को भी नोट करते हैं। फर्स्ट वेज की पोजीशन है 45 सेंटीमीटर। सेकंड वेज की पोजीशन है 63.4 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी हुई, 63.4 माइनस 45, डेट इज 18.4 सेंटीमीटर। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। सेकंड टाइम रेजोनेटिंग लेंथ आ रही थी 18.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट रीडिंग के लिए हम 256 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला ट्यूनिंग फार्क यूज कर रहे हैं। इसको रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक कर रहे हैं और वही प्रोसीजर रिपीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे वेजेस की पोजीशन को हम चेंज करते हैं और वेजेस की पोजीशन को इस तरह एडजस्ट करना है ताकि ये राइडर फॉल कर जाए। फर्स्ट वेज की पोजीशन को भी चेंज करना है और सेकंड वेज की पोजीशन को भी चेंज करना है। लेकिन आप देख रहे हैं कि वेजेस की पोजीशंस को चेंज करने के बावजूद अभी तक राइडर ने फॉल नहीं किया। ट्यूनिंग फार्क को
दोबारा रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक करके उसी पोजीशन में ला रहे हैं और वेजेस की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि राइडर फॉल कर गया है। यहाँ पे रेजोनेटिंग लेंथ नोट करते हैं। फर्स्ट वेज की पोजीशन आ रही है 39.5 सेंटीमीटर। सेकंड वेज की पोजीशन है 73.9 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी हुई? 73.9 माइनस 39.5 दैट इज 34.4 सेंटीमीटर। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क थी 256 हर्ट्ज। रेजोनेटिंग लेंथ आ रही थी 34.4 सेंटीमीटर। इसी ऑब्जर्वेशन को दोबारा रिपीट करने के लिए हमने दोनों वेजेस के दरमियान डिस्टेंस को 34.4 सेंटीमीटर ही फिक्स किया हुआ है। तो 256 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक कर रहे हैं और वही प्रोसीजर रिपीट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो ही हमने ट्यूनिंग फॉर्क अपनी पोजीशन पे रखा है तो राइडर फॉल कर गया है। अब ये हमारी रेजोनेटिंग लेंथ है 34.4 सेंटीमीटर। इसको भी अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर। सेकंड टाइम रेजोनेटिंग लेंथ आ रही थी 34.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपने एक चीज का खास ख्याल रखना है कि ट्यूनिंग फॉर्क को वायर के साथ टच नहीं कराना, कि आप ट्यूनिंग फॉर्क को वायर के साथ टच करा के राइडर को फॉल करा दें, ऐसा हरगिज नहीं करना, बल्कि आपने ट्यूनिंग फॉर्क को वायर से थोड़ा फासले पे रखना है, जैसा आपने ऑब्जर्वेशन में देखा है। यहां से हम मीन फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह सेकंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए भी। और यहाँ पर f इंटू एल, एफ की वैल्यू यहाँ पे है और एल की वैल्यू यहाँ से मीन से लेंगे। ये f मल्टीप्लाइड बाई एल की वैल्यू तीनों वैल्यूज के लिए कांस्टेंट आनी चाहिए। अभी ऑब्जर्वेशन में हमने फाइंड किया है कि मास ऑफ वायर m1 कितना आ रहा था? 1.29 ग्राम। लेंथ ऑफ वायर क्या थी? 160 सेंटीमीटर। मास पर यूनिट लेंथ m इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाई l। इसमें m1 की वैल्यू और l की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो आंसर आ गया 8.062 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर। मास सस्पेंडेड m इक्वल टू 2500 ग्राम। टेंशन इन द वायर इक्वल टू mg, m की वैल्यू और g की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने m और टेंशन इन द स्ट्रिंग को कांस्टेंट रखना है। ऑब्जर्वेशन में आपने नोट किया है कि हमने 3 ट्यूनिंग फॉर्क्स यूज किए थे, जिनकी फ्रीक्वेंसीज क्या क्या थी? 512 हर्ट्ज, 480 हर्ट्ज और 256 हर्ट्ज। इन तीनों फ्रीक्वेंसीज के ट्यूनिंग फॉर्क्स के लिए हमने रेजोनेटिंग लेंथ 2 दफा मेजर की थी। उस लेंथ का हमने मीन फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमने एफ और एल का प्रोडक्ट फाइंड आउट किया। तो आप देख रहे हैं कि तीनों फ्रीक्वेंसीज के लिए एफ इंटू एल का प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि एफ मल्टीप्लाइड बाई एल इक्वल टू कांस्टेंट, इसलिए लॉ ऑफ लेंथ वेरीफाई हो गया है। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ टेंशन। इस लॉ को वेरीफाई करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है? उसके लिए हमने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग सेगमेंट ऑफ ए वायर का फार्मूला लिखा है, जो कि है f इक्वल टू 1/2l इंटू स्क्वायर रूट ऑफ t ओवर m। इसी इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर रूट ऑफ t पे डिवाइड कर दें तो आंसर क्या होगा? f डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ t इक्वल टू 1/2l स्क्वायर रूट ऑफ m इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कब होगा? जब l और m दोनों कांस्टेंट होंगे। l क्या है? लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग सेगमेंट ऑफ वायर। m क्या है? मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। तो इसलिए लॉ ऑफ टेंशन को वेरीफाई करने के लिए हमें यह डिराइव करना होगा कि f डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ t इक्वल टू कांस्टेंट जब लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग सेगमेंट ऑफ वायर और मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर फिक्स्ड होंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे
कि एल को भी और एम को भी फिक्स कर लेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे और टेंशन को भी चेंज करेंगे। आप देखेंगे कि हर वैल्यू के लिए एफ डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ टी का आंसर सेम होगा। इसी लॉ की एक और फॉर्म भी है कि एल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ टी इक्वल टू कांस्टेंट। ये फॉर्म कब बनेगी? जब फ्रीक्वेंसी और मैस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर एम फिक्स दूंगे। इस लॉ को वेरीफाई करने के लिए ये ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है: एक सोनोमीटर, 3 ट्यूनिंग फॉर्क्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, रबर पैड, 2 wedges of same size, half kilogram meshes with hanger, wire of suitable diameter and length, sensitive balance, meter rod या measuring tape। अब हम सेकंड लॉ वेरीफाई करने जा रहे हैं। सेकंड लॉ में हमने क्या करना है? लॉ ऑफ टेंशन को वेरीफाई करना है। इस लॉ के लिए भी ऑपरेटर्स की अरेंजमेंट वही है जो लॉ ऑफ लेंथ के लिए थी। लॉ ऑफ टेंशन वेरीफाई करने के लिए मैस ऑफ वायर आ रहा था 1.29 ग्राम, लेंथ ऑफ वायर आ रही थी 160 सेंटीमीटर। मैस पर यूनिट लेंथ m इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाई l। m1 की ये वैल्यू यूज करेंगे और l की ये वैल्यू यूज करेंगे। इस लॉ में हमने दोनों वेजेस के दरमियान लेंथ को फिक्स रखना है, यानी वेजेस को एक दफा फिक्स करने के बाद हमने तीनों ऑब्जर्वेशंस के लिए इनको चेंज नहीं करना। फर्स्ट ट्यूनिंग फार को रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक करके यहाँ पे वाइब्रेट करवाना है और मैस को इस तरह एडजस्ट करना है ताकि राइडर फॉल कर जाए। और यही प्रोसीजर बाकी दोनों ट्यूनिंग फॉर्क्स के लिए भी रिपीट करना है। अभी हमने फर्स्ट लॉ में मीन्स के लॉ ऑफ लेंथ में देखा है कि जब वेजेस के दरमियान डिस्टेंस 17.2 सेंटीमीटर हो और मैसेज 2500 ग्राम हो, 512 फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फार्क के साथ राइडर फॉल कर जाता है। तो यहाँ पर भी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हम इसी तरह नोट करेंगे कि मैसेज को 2500 ग्राम ही रहने देंगे और दोनों वेजेस के दरमियान डिस्टेंस को 17.2 सेंटीमीटर फिक्स कर देंगे। 512 फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फार को रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक करके यहाँ पर उस पोजीशन में फिक्स करेंगे और देखेंगे कि राइडर फॉल करता है या नहीं। फर्स्ट रीडिंग के लिए हमने दोनों वेजेस के दरमियान डिस्टेंस को 17.2 सेंटीमीटर फिक्स कर दिया है। 512 फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फॉर्क्स को लेकर रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक कर रहे हैं। स्ट्राइक करने के बाद हम उसी पोजीशन पे रख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो ही हमने ट्यूनिंग फार्क को उस पोजीशन पे रखा है, राइडर फॉल कर गया है। इसलिए हमारी रेजोनेटिंग लेंथ है 17.2 सेंटीमीटर और ट्यूनिंग फार्क की फ्रीक्वेंसी है 512 हर्ट्ज। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग सेगमेंट ऑफ वायर L इक्वल टू 17.2 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फार्क थी 512 हर्ट्ज। मैस सस्पेंडेड की वैल्यू थी 2500 ग्राम। सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए भी हमने लेंथ को चेंज नहीं करना। अब हम 480 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फार्क को यूज कर रहे हैं। इसको रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक कर रहे हैं और उसी पोजीशन में रख रहे हैं। यहाँ पर नोट करें कि वेजेस के दरमियान लेंथ चेंज नहीं करनी। हमने जब रबर पैड के साथ स्ट्राइक करके इसको उस पोजीशन पे रखा है तो राइडर फॉल नहीं कर रहा। इट मीन्स कि अब हमें मैस को चेंज करना है। हम मैस को चेंज करेंगे और इस तरह एडजस्ट करेंगे ताकि राइडर फॉल कर जाए। यहाँ से हम 500 ग्राम वाला एक मैस उतार रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि हमने 500 ग्राम वाला मैस वहां से उतार लिया है। 500 ग्राम मैस डिक्रीज करने के बाद अब मैस अटैच की वैल्यू है 2000 ग्राम।
480 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फार को रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक करके हम उसी पोजीशन में फिक्स कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं जो ही हमने उस पोजीशन पे फिक्स किया है तो राइडर फॉल कर गया है। अब मैस की वैल्यू है 2000 ग्राम और फ्रीक्वेंसी है ट्यूनिंग फार की 480 हर्ट्ज। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फार 480 हर्ट्ज, मैस सस्पेंडेड की वैल्यू थी 2000 ग्राम। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए हम 256 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला ट्यूनिंग फार्क यूज कर रहे हैं। इसको रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक करके वर्टिकल पोजीशन में फिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे नोट करें कि हम वेजेस के दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते। तो आप देख रहे हैं कि राइडर फॉल नहीं कर रहा। उस मकसद के लिए फिर हमने क्या करना है, मैस को एडजस्ट करना है। तो वहां से हम 500 ग्राम मजीद मैस डिक्रीज करते हैं। 500 ग्राम मैस मजीद यहां से रिमूव कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि रिमेनिंग मैसेज की वैल्यू है 1500 ग्राम। 256 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फार को रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक करके हम वहां पे वर्टिकली एडजस्ट कर रहे हैं दोनों वेजेस के सेंटर पे। आप देख रहे हैं कि राइडर फॉल नहीं कर रहा। हम मैस को मजीद डिक्रीज करते हैं। 500 ग्राम मैस डिक्रीज कर रहे हैं। 256 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फार को रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक करके उसी पोजीशन में रख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि राइडर अभी तक फॉल नहीं कर रहा। इट मींस कि हमें मैस को मजीद एडजस्ट करने की जरूरत है। 500 ग्राम मैस फर्दर डिक्रीज कर रहे हैं हम और रिमेनिंग मैस है 500 ग्राम। 256 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फार को रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक करके उसी पोजीशन में रख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो ही हमने उस पोजीशन पे रखा है ट्यूनिंग फार को तो राइडर फॉल कर गया है। अब हमारा मैस है 500 ग्राम और ट्यूनिंग फार की फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फार्क थी 256 हर्ट्ज, मैस सस्पेंडेड की वैल्यू थी 500 ग्राम। यहां से टेंशन फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले से, T इक्वल टू M मल्टीप्लाइड बाई 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g की वैल्यू होती है CGS सिस्टम में। M की ये वैल्यूज यूज करेंगे। इन तीनों वैल्यूज के लिए हम T की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ T की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आखिर में F डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ T फाइंड आउट करेंगे और ये तीनों ऑब्जर्वेशंस के लिए यूनिफॉर्म आना चाहिए, मीन सेम होना चाहिए। अभी ऑब्जर्वेशन में हमने नोट किया है कि मैस ऑफ वायर M1 इक्वल टू 1.29 ग्राम, लेंथ ऑफ वायर 160 सेंटीमीटर, मैस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर M इक्वल टू M1 डिवाइडेड बाई L। इसमें M1 और L की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो आंसर आ गया 8.062 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग सेगमेंट ऑफ वायर फिक्स रख दी L इक्वल टू 17.2 सेंटीमीटर। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि ये लॉ ऑफ टेंशन वेरीफाई करने के लिए हमने L और M को फिक्स रखना है। अभी ऑब्जर्वेशन में आपने देखा है कि हमने जो ट्यूनिंग फॉक्स यूज किए थे उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या क्या थी, 512 हर्ट्ज, 480 हर्ट्ज, 256 हर्ट्ज। इस लॉ को वेरीफाई करने के लिए हमने मैस पर यूनिट लेंथ और रेजोनेटिंग लेंथ को फिक्स रखा हुआ था। इसमें हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते थे और मैस सस्पेंडेड को चेंज कर सकते थे। तो हमने यहाँ से टेंशन फाइंड आउट किया, उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया। तो आप देख रहे हैं कि तीनों ऑब्जर्वेशंस के लिए
f डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ t की वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए लॉ ऑफ टेंशन वेरीफाई हो गया है। लॉ ऑफ मास वेरीफाई करने के लिए हमें क्या वेरीफाई करना है कि L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m इक्वल टू कांस्टेंट। ये कब कांस्टेंट होगा? जब फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क और टेंशन फिक्स होंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेटिंग सेगमेंट ऑफ ए वायर इज गिवन बाय फार्मूला f इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ t ओवर m। इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2f इंटू स्क्वायर रूट ऑफ t इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कब होगा? जब f और t फिक्स्ड होंगे। इस एक्सपेरिमेंट में हम f को भी फिक्स करेंगे और t को भी फिक्स करेंगे। यहां से क्या क्या चेंज कर सकते हैं? m चेंज कर सकते हैं। m चेंज करने से क्या मुराद है कि यहां पर हम डिफरेंट डायामीटर्स की वायर्स यूज करेंगे, उनके लिए रेजोनेटिंग लेंस फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम ये प्रूव करेंगे कि L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m हर वैल्यू के लिए कांस्टेंट है। इस लॉ की एक और फॉर्म भी है, f इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m इक्वल टू कांस्टेंट। ये कब कांस्टेंट होगा? जब L और t फिक्स हों। लॉ ऑफ मास बाय सोनोमीटर वेरीफाई करने के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है, ये उसकी लिस्ट है। इसमें एक सोनोमीटर है, 3 वायर्स ऑफ डिफरेंट डायामीटर्स एंड सूटेबल लेंथ, सेंसिटिव बैलेंस, मीटर रॉड या मेजरिंग टेप, half kilogram meshes with hanger, 2 wedges of same size, a tuning fork of suitable frequency और rubber pad। लॉ ऑफ मास वेरीफाई करने के लिए हम ये ऑपरेटर्स यूज करेंगे। ये सोनोमीटर है, ये स्लॉटेड वेट्स हैं, ये मेजरिंग टेप है, ये ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 512 हर्ट्ज, ये रबर पैड है, ये 2 वेजेस हैं, ये 3 वायर्स हैं डिफरेंट डायामीटर्स की, और ये सेंसिटिव बैलेंस है। इस एक्सपेरिमेंट की परफॉर्मेंस में हमने मास कांस्टेंट रखना है और ट्यूनिंग फार्क भी सेम यूज करना है। तो इसमें हम ये मैसेज यूज करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि 5 मैसेज हैं, हर मैस 500 ग्राम का है, तो ये टोटल मैस कितना हो जाएगा? 2500 ग्राम। इसलिए हम अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में मैस सस्पेंडेड में 2500 ग्राम यूज करेंगे और फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क में 512 हर्ट्ज यूज करेंगे। मैस सस्पेंडेड m इक्वल टू 2500 ग्राम, टेंशन इन द वायर E इक्वल टू mg, m की वैल्यू है 2500 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई g की वैल्यू 981। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क f इक्वल टू 512 हर्ट्ज। अब इन तीनों वायर्स की लेंथ मेजरिंग टेप से मेजर करेंगे और इन तीनों का मास इस सेंसिटिव बैलेंस से फाइंड करेंगे। इस वायर का डायामीटर इन दोनों से कम है। सेकंड वायर का डायामीटर इस फर्स्ट से ज्यादा है और थर्ड से कम है, और थर्ड का डायामीटर इन दोनों से ज्यादा है, और इन तीनों वायर्स की लेंथ 160 सेंटीमीटर है। अब हम इन तीनों के मैसेज फाइंड करते हैं। ये सेंसिटिव बैलेंस है। सबसे पहले हम इसको ऑन कर रहे हैं। फर्स्ट वायर का मैस आ रहा है 1.29 ग्राम, इसकी लेंथ थी 160 सेंटीमीटर और मैस है 1.29 ग्राम। इनको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। फर्स्ट वायर का मैस आ रहा था 1.29 ग्राम और इसकी लेंथ थी 160 सेंटीमीटर। यह मैस है 1.46 ग्राम और वायर की लेंथ है 160 सेंटीमीटर। इन दोनों को अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। सेकंड वायर का मैस था 1.46 ग्राम, लेंथ थी 160 सेंटीमीटर।
ये मैस है 5.16 ग्राम और लेंथ है 160 सेंटीमीटर। इन दोनों को अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। थर्ड वायर का मैस था 5.16 ग्राम, लेंथ थी 160 सेंटीमीटर। फर्स्ट वायर को हम यहाँ पे इस एंड पे अटैच करेंगे, यहाँ से पुली से गुजार के इन मैसेज के साथ उस वायर का सेकंड एंड अटैच कर देंगे। उस वायर के नीचे यहाँ पर इन दोनों वेजेस को फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद उस वायर पे हम एक छोटा सा राइडर रखेंगे पेपर का। ट्यूनिंग फार को रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक करके यहाँ पे वर्टिकली रखेंगे वायर के करीब। वायर के साथ टच नहीं कराएंगे, वायर के करीब रखेंगे। वेजेस के दरमियान लेंथ को चेंज करेंगे। एक स्पेसिफिक लेंथ पे राइडर फॉल कर जाएगा। ये हमारी रेजोनेटिंग लेंथ होगी। इसको हम अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करेंगे। यही प्रोसीजर सेकंड और थर्ड वायर के साथ भी रिपीट करेंगे। फर्स्ट वायर को हमने यहाँ पर अटैच कर दिया है, उसका वन एंड इधर अटैच किया है। सेकंड एंड को पुली से गुजार के मैसेज के साथ वेजेस को भी फिक्स कर दिया है और राइडर भी वायर के ऊपर रख दिया है। राइडर को हैंडल करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि राइडर साइज में संभाल होना चाहिए और इसको आपने कंप्लीटली ड्राई रखना है, वेट नहीं होने देना। फर्स्ट रीडिंग के लिए हमने दोनों वेजेस के दरमियान डिस्टेंस को 17.2 सेंटीमीटर फिक्स कर दिया है। जैसे कि आपने फर्स्ट दोनों लॉ ऑफ लेंथ और लॉ ऑफ टेंशन में देखा है कि मैस सस्पेंडेड की वैल्यू 2500 ग्राम हो और दोनों वेजेस के दरमियान डिस्टेंस 17.2 सेंटीमीटर हो तो 512 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फार के साथ राइडर फॉल कर जाता है। इसलिए हमने लेंथ को 17.2 सेंटीमीटर फिक्स किया है। अब हम 512 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला ट्यूनिंग फार्क यूज कर रहे हैं। इसको रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक कर रहे हैं और उसी पोजीशन में फिक्स कर रहे हैं जैसे पहले रखा था। तो आपने देखा कि जो ही हमने ट्यूनिंग फार को वहां पे फिक्स किया है तो राइडर फॉल कर गया है। इसलिए हमारी ये लेंथ है 17.2 सेंटीमीटर। फर्स्ट वायर के लिए रेजोनेटिंग लेंथ जो हमारे पास आ रही थी वो थी 17.2 सेंटीमीटर। सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए अब इस वायर को यहां से हम रिमूव कर लेंगे और सेकंड वायर को यूज करेंगे। सेकंड वायर को हमने यहाँ पे यूज किया है, उसका वन एंड यहाँ पे फिक्स कर दिया है और सेकंड एंड को पुली से गुजार के 2500 ग्राम मैसेज के साथ अटैच कर दिया है। वेजेस भी फिक्स किए हैं और राइडर को भी वायर पे प्लेस कर दिया है। 512 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फार को रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक कर रहे हैं और उसको दोनों वेजेस के सेंटर पे फिक्स कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि राइडर फॉल नहीं कर रहा। हम वेजेस की पोजीशन को चेंज करते हैं तो आप देखेंगे कि एक स्पेसिफिक पोजीशन पे राइडर फॉल कर जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि राइडर फॉल कर गया है। यहाँ से रेजोनेटिंग लेंथ यानी दोनों वेजेस के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस नोट करते हैं। फर्स्ट वेज की पोजीशन आ रही है 44.2 सेंटीमीटर पे। सेकंड वेज की पोजीशन है 60.3 सेंटीमीटर। तो वेजेस के दरमियान डिस्टेंस कितना हो गया 60.3 माइनस 44.2 दैट इज 16.1 सेंटीमीटर। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। सेकंड वायर के लिए रेजोनेटिंग लेंथ आ रही थी 16.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट रीडिंग के लिए हम थर्ड वायर को यूज करेंगे। इस वायर का वन एंड यहाँ पे फिक्स करेंगे, सेकंड एंड को वेजेस से गुजार के और पुली से गुजार के मैसेज के साथ अटैच कर देंगे। थर्ड वायर को यहाँ पे हमने यूज किया है नेक्स्ट रीडिंग के लिए। उस वायर का वन एंड यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया है,
सेकंड एंड को मैसेज के साथ अटैच कर दिया है और वेजेस को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है, राइडर को भी वायर पे प्लेस कर दिया है। 512 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फार को रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक कर रहे हैं और उसको दोनों वेजेस के दरमियान वायर के करीब फिक्स कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि राइडर फॉल नहीं कर रहा। वेजेस के दरमियान डिस्टेंस को हम चेंज करते हैं तो एक स्पेसिफिक लेंथ पे राइडर फॉल कर जाएगा। जब वेजेस के दरमियान हमने डिस्टेंस को एडजस्ट किया है तो राइडर फॉल कर गया है। यहाँ से रेजोनेटिंग लेंथ को नोट करते हैं। फर्स्ट वेज की पोजीशन है 45 सेंटीमीटर पे, सेकंड वेज की पोजीशन है 53.6 सेंटीमीटर पे। तो दोनों वेजेस के दरमियान डिस्टेंस कितना हो गया? 53.6 माइनस 45 डेट इज 8.6 सेंटीमीटर। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। थर्ड वायर के लिए रेजोनेटिंग लेंथ आ रही थी 8.6 सेंटीमीटर। लॉ ऑफ मैस को वेरीफाई करने के लिए टेंशन इन द वायर और फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फार को फिक्स रखना था। लॉ ऑफ मैस को वेरीफाई करने के लिए जो ट्यूनिंग फार्क यूज किया था उसकी फ्रीक्वेंसी थी 512 हर्ट्ज और मैस सस्पेंडेड की वैल्यू थी 2500 ग्राम। लॉ ऑफ मैस को वेरीफाई करने के लिए हमने 3 वायर यूज की थी डिफरेंट डायामीटर्स की और इन तीनों वायर्स की लेंथ थी 160 सेंटीमीटर। फर्स्ट वायर का मैस था 1.29 ग्राम, सेकंड वायर का मैस था 1.46 ग्राम और थर्ड वायर का मैस था 5.16 ग्राम। 512 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फार के कोरेस्पॉन्डिंग हमने रेजोनेटिंग लेंथ फाइंड आउट की थी। उसके बाद हमने मैस पर यूनिट लेंथ देन स्क्वायर रूट ऑफ m फाइंड आउट किया, L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m की वैल्यू फाइंड आउट की। वो तीनों ऑब्जर्वेशंस के लिए सेम आ रही है जो कि है 1.54, इसलिए लॉ ऑफ मैस वेरीफाई हो गया। मजीद लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।